हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत गैर जमानती वारंट जारी किया है। यानी अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आज की इस परिचर्चा में हम इस पूरे मामले को समझेंगे और पोक्सो एक्ट के विषय में भी समझने का प्रयास करेंगे कि ये एक्ट क्या है और किसके संरक्षण के तहत इस एक्ट को लाया गया था। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेंगलोर की एक विशेष अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। और ये जो वारंट है ये वहां की आपराधिक जांच विभाग यानी जो CID है उसकी याचिका के बाद जो है जारी किया गया है। इतना ध्यान रखना है। अगला मुद्दा ये है कि जो ये येदियुरप्पा है ये भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं और इन पर एक तो पोक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत 354A यानी यौन उत्पीड़न के तहत इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। एक 17 वर्षीय लड़की की मां के द्वारा यह आरोप लगाया गया था, जिस आरोप में यह कहा गया था कि फरवरी में अपने आवास पर, इसी साल फरवरी में कर्नाटक में अपने आवास पर एक बैठक के दौरान जो येदियुरप्पा है इन्होंने 17 वर्ष की जो नाबालिग लड़की थी उसका यौन उत्पीड़न किया था। ध्यान रखिएगा। हालांकि जो ये महिला थी जिन्होंने बेसिकली शिकायत दर्ज कराई थी, ये 54 वर्षीय महिला थी। इनका पिछले महीने ही बेसिकली देहांत हो गया है, लेकिन CID ने याचिका जारी की है इस संदर्भ में और विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। यदि हम इनकी बात करें तो 81 वर्षीय येदियुरप्पा ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया है और ये कहा है कि वो कानूनी तरीके से इस केस को आगे लड़ेंगे। तो पूरी एक तरीके से राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। कर्नाटक के जो वर्तमान गृह मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि CID ने येदियुरप्पा को नोटिस भेजा है जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया है। और साथ ही इन्होंने ये कहा कि प्रक्रियात्मक रूप से जो नोटिस भेजा जा चुका है, साथ ही 15 जून तक चार्जशीट दायर हो जानी चाहिए और अपना बयान दर्ज कराने और अदालत में पेश होने के लिए उन्हें बुलाया जा सकता है। आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन उनको करना पड़ेगा। गिरफ्तारी के मुद्दे पे जब इनसे पूछा गया, यानी जो वर्तमान गृह मंत्री हैं, इनसे पूछा गया तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी की जाएगी। CID को अपनी जांच के आधार पर फैसला लेना है और अगर उन्हें जरूरी लगता है CID को तो फिर वो आगे भी बढ़ सकते हैं, यानी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। तो ये है पूरा का पूरा मसला। अब यहां पे समझने की बात है कि पोक्सो एक्ट क्या है। तो पोक्सो एक्ट की यदि हम बात करें तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, इसी संदर्भ से आप समझ सकते हैं कि ये जो पोक्सो अधिनियम है ये बच्चों के संरक्षण से संबंधित है। यानी बच्चों का किसी भी प्रकार से यौन हमला ना हो, यौन उत्पीड़न ना हो, अश्लील उल्लंघनों से बचाना, ऐसे मुद्दों के संरक्षण के लिए ये एक्ट है। साथ ही इस एक्ट के तहत इस तरीके के मामलों के लिए विशेष अदालतों की भी स्थापना की गई है। यदि हम इस एक्ट की स्थापना की बात करें तो 2012 में इस एक्ट को अधिनियमित किया गया था और ये जो पूरा का पूरा प्रशासन है, पोक्सो एक्ट का प्रशासन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। PT के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, ध्यान रखिएगा। तो महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसका प्रशासन किया जाता है। इसका उद्देश्य मैं आपको बता चुकी हूं। 2019 में दुर्व्यवहार को रोकने के लिए और इस एक्ट को और ज्यादा कठिन बनाने के लिए नए नए नियम लाए गए थे, ध्यान रखिएगा, और इस अधिनियम में कुछ संशोधन भी किए गए थे। यदि हम कुछ प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो इसमें जो पहला प्रावधान है वो लिंग तटस्थ कानून है, यानी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात करता है। ये केवल लड़कियों के लिए नहीं है या केवल लड़कों के लिए नहीं, यानी जो भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं दोनों इस अधिनियम के दायरे में आएंगे। साथ ही रिपोर्ट ना करने को एक अपराध बना दिया गया है। यदि कोई संस्था रिपोर्ट नहीं करती है तो वो दंड की भागी होंगी, यानी रिपोर्ट करना इस तरीके के मामलों में किसी भी संस्था के लिए अनिवार्य है। दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, यह भी इस एक्ट की एक विशेषता है। यानी वर्षों के बाद भी कोई बच्चा
इस एक्ट के तहत एक तरीके से आरोप दायर कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है, यहां तक कि दुर्व्यवहार होने के वर्षों बाद भी वो ऐसा कर सकता है। यानी कोई समय सीमा इसमें तय नहीं की गई है कि भाई आप 1 वर्ष के बाद ही कर सकते हो कि 2 वर्ष, वो कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है इस एक्ट के तहत। साथ ही पीड़ित की पहचान को गोपनीय रखा गया है ताकि संरक्षण हो सके उसका, और बच्चों की जो पहचान है, निजता के अधिकार का, उसका उल्लंघन ना हो। लेकिन इस पोक्सो एक्ट के संदर्भ में इसकी कुछ विशेषताएं भी है जो हमने देखी। निश्चित तौर पे ये बच्चों के संरक्षण के लिए, उनके यौन उत्पीड़न या फिर अश्लीलता से उनका संरक्षण करता है, लेकिन इसके साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। पहली चिंता है इस तरीके के मामलों के दुरुपयोग में वृद्धि हो रही है। बहुत सारे ऐसे पोक्सो के मामले हैं जो झूठे हैं और कड़े कानून की व्यवस्था है, तो ऐसे में कुछ संरक्षणात्मक उपाय करने की जरूरत है ताकि इसका दुरुपयोग कम से कम हो। ध्यान रखिएगा। और विशेष तौर पे जो दुरुपयोग है, कोविड-19 के प्रकोप के बाद जब साइबर अपराध के नए नए रूप सामने आए, तो इसके बाद इस एक्ट का दुरुपयोग भी बड़े स्तर पे बढ़ा है। अगला है जागरूकता और ज्ञान का अभाव। बहुत सारे ऐसे जो नाबालिग लड़कियां हैं, लड़के हैं, माता पिता और समग्र रूप से समाज जागरूक नहीं है इस एक्ट के विषय में। इसके साथ एक बड़ी चिंता इस एक्ट को लेकर है किशोर यौन संबंधों का अपराधीकरण। ध्यान रखिएगा, इस संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भी सांसदों से कहा था कि सहमति से यौन क्रियाकलापों में शामिल किशोरों को पोक्सो अधिनियम के तहत अपराधीकरण के संबंध में बढ़ती चिंता पर गौर किया जाए। यानी ऐसे जो युवा हैं जो 16 से 18 वर्ष की उम्र के हैं और सहमति से यदि यौन संबंध बनाते हैं, तो ऐसे संबंधों को पोक्सो एक्ट के दायरे से बाहर किए जाने पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि बड़े स्तर पे ऐसे मामले सामने आते हैं जो सहमति के आधार पे होते हैं, लेकिन पोक्सो के आधार पे बड़े स्तर पे सजा का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके की कुछ चिंताएं भी इस एक्ट से जुड़ी हुई हैं। समय के साथ और चिंताओं को देखते हुए जरूरत है जो चिंताएं हैं उनको दूर करना, और साथ ही इस एक्ट का सही तरीके से क्रियान्वयन हो, इसके लिए हर स्तर पे संभव प्रयास करना जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था। ध्यान रखिएगा, घटना तो हमारे लिए एक करंट का इशू है कि ठीक है ऐसी घटना हुई, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पोक्सो एक्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके क्या विचार हैं इस पूरी की पूरी परिघटना पे? आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। मात्र 25,999 में ये फाउंडेशन बैच आपको मिल रहा है। अभी ऑफर चल रहा है, सक्सेस पक्का ऑफर। ध्यान रखिएगा, यदि आप अभी एडमिशन लेते हैं तो आपको मात्र 25,999 में ये पूरा बैच मिल जाएगा। पीटी मेंस इंटरव्यू, हर स्तर की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूड है। कंप्लीट जीएस, सीसेट, एसए, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर, सब कुछ इंक्लूड है इसमें। इसके साथ यदि आप वैकल्पिक विषय पढ़ना चाहते हैं और आपका इन 4 में से हिंदी माध्यम में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हिंदी लिटरेचर, इन 4 में से कोई भी एक वैकल्पिक विषय है तो आप जुड़ सकते हैं। सक्सेस पक्का ऑफर इस पे भी चल रहा है मात्र 13,999 में LD लाइव। ध्यान रखिएगा, एडमिशन लेने के लिए आपको जाना है स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव। ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आप मेरे से जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज सेम नाम से है ललिता दहिया अकेडमी। तो मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।